नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास शो बॉन्ड इंडिया बिग बूस्ट में। ये एक ऐसी खबर आज आई जिस पर बातचीत करेंगे हम कि बॉन्ड मार्केट जो है उसमें एक बड़ी घटना होने वाली है जो भारत के लिए ज़बरदस्त पॉजिटिव है। दरअसल जेपी मॉर्गन का जो ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडाइसेस है उसमें भारत के बॉन्ड को शामिल किया जा रहा है। इससे क्या होगा कि बहुत बड़ा निवेश इंडियन बॉन्ड में आएगा बाहर की निवेशकों को। इसके बहुत सारे असर होंगे, मनी मार्केट में असर होगा, इक्विटी मार्केट में असर होगा, गवर्नमेंट की बोरोइंग में असर होगा, कॉर्पोरेट बोरोइंग में इसका असर पड़ेगा। और एक तरीके से भारत बहुत लंबे समय से इसका इंतजार कर रहा था। पिछले 2 बजट में लगातार इस बात की चर्चा हुई थी सरकार की तरफ से कि वो कोशिश कर रहे हैं और अब वो समय आ गया है। तो जून 2024 से इसकी शुरुआत होगी और ग्रेजुअली इन्वेस्टमेंट आना शुरू होगा। एक्चुअली इस खबर को डिटेल में समझने के लिए, लेमैन्स लैंग्वेज में समझने के लिए, चूंकि ये नई चीज़ है और थोड़ा कठिन विषय है, तो हमने सोचा इसको बहुत आसान करते हैं और आप सबको ये बात समझ में आए कि इस खबर का मतलब क्या है, कितना इंपॉर्टेंस और क्या होने वाला है। इसके लिए हमारे साथ हैं लता वेंकटेश जी, जो मेरे हिसाब से मनी मार्केट की सबसे बड़ी एक्सपर्ट हैं और हिंदी में हमें आसानी में समझा सकती हैं कि ये क्या हुआ है और क्या होने वाला है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है इस खास शो में। तो बिल्कुल अब मैं भी लेमैन की तरह से आपसे पूछ रहा हूँ कि ये क्या खबर है। आपने बहुत बड़ा चैलेंज रख दिया। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके लेवल तक मैं उतना बड़ा लेवल पहुँच पाऊँ। ये खबर ये है कि इंडियन गवर्नमेंट बहुत सारा बॉन्ड्स इश्यू करती है। अभी आप ये साल देखेंगे तो हमारा फिस्कल डेफिसिट है 15.3 लाख करोड़। उसका 70% बॉन्ड खरीद के भरा जाता है, बाकी स्मॉल सेविंग से ले लेते हैं। तो वो बॉन्ड इश्यूएंस अभी एक नया बायर आ गया है। इसका ये मतलब है, और ये पैसिव है। इंडेक्स में इंक्लूड होने का मतलब क्या है? अगर कोई स्टॉक सेंसेक्स या निफ्टी में आ गया तो ढेर सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, जो सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के इंडिविजुअल्स भी हैं जो एवरी मंथ इतना सारा निफ्टी स्टॉक्स खरीद लेते हैं, इंडेक्स फंड्स खरीद लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनमें निवेश आ जाता है। अभी हम ऐसे ही पैसिव फंड्स के हकदार बन गए हैं और ये पैसिव फंड्स काफ़ी बड़े हैं। ये जेपीएम इंडेक्स कहते हैं कि उनका इंडेक्स फॉलो कर उनका इंडेक्स का AUM है $213 बिलियन और हमारा वेट 10% है, तो एटलीस्ट 21 बिलियन निश्चय है। और ये 213 अब है, आगे जाकर थोड़ा और भी बढ़ेगा, तो हमारा 21 बिलियन से ज़्यादा भी इनफ्लो आ सकता है। तो यानी अगर मैं उसको रुपये में कन्वर्ट करूं तो लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए। यस, ऑलमोस्ट, हाँ, 1.75 लाख, 1.25 लाख करोड़ आ ही जाएगा। और वो हमारा कोई 10% या इवन मोर देन दैट 15% ऑफ फिस्कल डेफिसिट अभी कोई खरीदने को तैयार है। तो जो गवर्नमेंट बोरोइंग करती है उसकी सेहत पे क्या असर पड़ेगा इससे? अभी अगर हम जो बोरो करते हैं, हम बॉन्ड्स रेस करके बोरो करते हैं और उसके लिए ज्यादा बायर्स हैं, तो जाहिर है कि वो हमको कम दाम में मिले, कम इंटरेस्ट में मिलेगा। तो अगर सरकार नॉर्मली ये बॉन्ड इन्वेस्टर्स के ना होते हुए 10 ईयर बॉन्ड को 7.18 में खरीदा, अब की जो प्लेसमेंट हुआ 10 ईयर बॉन्ड 7.18 में हुआ, ये जाहिर है कि वो अभी 6.98 या 6.88 एटलीस्ट 20-30 बेसिस पॉइंट्स कम में वो डेफिनेटली रेस कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट का इंटरेस्ट पेमेंट घटेगा, उनको बाकी चीज के लिए पैसे रहेंगे। ये तो बड़ी खबर हो गई। अच्छा, इसका कॉर्पोरेट पे, प्राइवेट वालों को भी असर पड़ेगा? असर होता है, क्योंकि ऑल कॉर्पोरेट बॉन्ड्स सॉवरेन बॉन्ड्स के 20-30 बेसिस पॉइंट्स ऊपर में यील्ड चलता है। सॉवरेन इज द बेस्ट बोरोवर, सॉवरेन कभी डिफॉल्ट नहीं करेगा। अगर वो डिफॉल्ट पे आ गया तो नोट छप के दे देगा आपको, इसीलिए सॉवरेन हमेशा कम से कम पे करता है। और AAA कंपनीज कोई 20-30 बेसिस पॉइंट ज्यादा में पे करते हैं। इसलिए अगर ये 20-25% घटेगा तो कॉर्पोरेट के बोरोइंग कॉस्ट भी घटेगा। ओके, तो एक नया बायर आ गया है हमारे बॉन्ड मार्केट में जो 1.25 लाख करोड़ रुपए निवेश करेगा। इनिशियली शुरुआत में 10% वेटेज है। गवर्नमेंट की और कॉर्पोरेट की जो ब्याज हो थोड़ी कम होगी, इससे उनको ज्यादा स्पेंड करने का उनको मौका मिलेगा। अब और एक बात, सेकंड पॉइंट, अब चूंकि आपने बार बार 1.25 लाख कहा है, मैं आपको बता दूं कि ये एक इंडेक्स है। हाँ, 2 और इंडेक्स हैं जो ब्लूमबर्ग बार्कलेज इंडेक्स और फुटसी रसेल इंडेक्स है। और कई पैसिव फंड्स ब्लूमबर्ग को न, ये जेपीएम को न फॉलो करके ये 2 इंडेक्स को फॉलो करते हैं। तो बैंकर्स का मानना है
कि ये $20 बिलियन 40 बिलियन डॉलर हो सकता है, क्योंकि एक इंडेक्स अगर करेगा तो दूसरा इंडेक्स करेगा ही करेगा. दे विल नॉट वांट टू लूज पैसिव फंड्स फॉलोइंग देम. तो उनको मी टू रहेगा, फोमो रहेगा. वो लोग भी इंडिया को इंक्लूड करेंगे ही करेंगे. देयर इज नो रीजन व्हाई दे विल नॉट. तो उसके वजह से हमारा आप ये 2.25 को छोड़िए और कुछ 3.5 लाख करोड़ डबल कर देता हूँ. 36 3,60,000 करोड़ आने की संभावना है. तो हमारे बोरोइंग का कुछ 20-25% एक बड़ा बायर है उसके. तो ये तो आपने मतलब दिवाली धमाका दे दिया. मैं तो एक ही इंडेक्स को लेकर चला, आपने 2 और बता दिए. नहीं, मतलब ये आने वाली खबर है, आएंगे ही. हाँ, लेट अस नॉट काउंट आवर चिकन्स टू क्विकली. लेकिन चूंकि ये जून है, तब तक तो अभी हमको 8-9 मंथ्स है, तो ये खबर आ भी सकता है. तो ये खबर भी आ सकती है. देखिए ये होता है फायदा एकदम बेसिक से समझने का कि 2 और आ सकते हैं, तो ये $40 बिलियन तक जा सकता है. रुपए में 3.5 लाख करोड़ के आसपास बैठेगा. अब थोड़ा और नीचे चलते हैं. हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट पे इसका क्या असर पड़ेगा? आई एम ग्लैड यू सेड दैट, क्योंकि मैं खुद ही बोलने वाली थी. नहीं, मैं ये एक सारे लिख के लाया हूं मैं. सारे पूछूंगा. फिस्कल डेफिसिट एक मैनेजेबल हो गया. देखिए, हमारा फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट घट नहीं रहा, उसको फाइनेंस करना आसान हो गया है. Right. ये हमें कबूल करना चाहिए. वी हैव टू मेक एन एफर्ट टू रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट ऑलवेज. इट इज नॉट गुड टू स्पेंड मोर देन वी अर्न, लेकिन उसको फाइनेंस करना अभी इजी हो गया है. इसलिए हम थोड़ा और अभी फिस्कल डेफिसिट, अगर हमारा उद्देश्य 3.5 या 4% है, हम थोड़े और दिन उसको 4.5 रख सकते हैं. एंड वी कैन डू इनकम ट्रांसफर, कैपेक्स, सो गवर्नमेंट कैन स्पेंड अ लिटिल मोर टू बूस्ट द इकोनॉमी. बट मोर इंपॉर्टेंटली हम फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस कर सकते हैं. और जैसे ही आपने अभी हिंट दिया मुझे, हमारे इंपोर्ट्स भी एक्सपोर्ट से ज्यादा है, तो उसको हम करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं. अभी ये करंट अकाउंट डेफिसिट हम हमेशा ही कैपिटल फ्लोज से फाइनेंस करते हैं, क्योंकि हमको बहुत कैपिटल मिलता है. अभी काफी कैपिटल मिलता है, अभी हमको और ज्यादा कैपिटल मिलेगा. तो वो करंट अकाउंट को फाइनेंस करना आसान हो जाएगा. तो यानी जो क्रूड बहुत हमको बार बार तनाव देता है, टेंशन दे देता है रोज, तो उससे थोड़ा टेंशन कम रहेगा. अच्छा ठीक है, आप बहुत बढ़ रहे हैं, तो मैं इस तरफ दूसरी तरफ से बहुत पैसे आने वाले हैं और हमारी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, कॉस्ट ऑफ फंड कम है, इसलिए हम उसको फाइनेंस कर पाएंगे, उसको बैलेंस करने में ईजी रहेगा. अब मुझे एक चीज़ और बताइए, क्या डोमेस्टिक गवर्नमेंट की जो डिपेंडेंस है डोमेस्टिक मार्केट, वो थोड़ी कम होगी? और बॉन्ड मार्केट जो हम लोगों का मतलब बहुत मैच्योर तो नहीं कह सकता मैं, उस पे इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है? मेरे ख्याल में रिजर्व बैंक को ये शायद पता था, क्योंकि लास्ट वीक ही उन्होंने बॉन्ड वैल्यूएशन की रूल्स काफी बदल दिए, चेंज किए, और कुछ अच्छे किस्म से चेंज किए. 3 कैटेगरीज होते हैं बॉन्ड्स के. होल्ड टू मैच्योरिटी कैटेगरी, वो एक बार होल्ड कर लिया, एक बार खरीद लिया तो मैच्योरिटी तक हमें बेचना नहीं चाहिए. हालांकि इंडियन बैंक्स थोड़ा 5-6% बेचते हैं, वो बेचना नहीं चाहिए. तो रूल्स स्ट्रिक्ट बना दिया और उसमें एक बदलाव लाया, यू कैन इंक्लूड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स. अभी ना HTM में ओनली गवर्नमेंट बॉन्ड्स आर अलाउड, लेकिन फ्रॉम April 1, 2024 कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को भी खरीद के मैच्योरिटी तक रख सकते हैं. ये एक इंसेंटिव है. बैंक्स नहीं तो अगर कॉर्पोरेट का ले लिया, और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में थोड़ा वॉलिटिलिटी ज्यादा है क्योंकि वॉल्यूम कम है, इसलिए वो लोग ज्यादा खरीदते नहीं है. अभी HTM में डाल दिया तो एवरी क्वार्टर का ये टेंशन तो नहीं है, इसलिए ज्यादा बैंक्स बॉन्ड्स खरीदना प्रेफर करेंगे, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, तो वो HTM में डालेंगे. दूसरा एक बड़ा चेंज जो RBI ने अनाउंस कर लिया है, वो ये कि हेल्ड फॉर ट्रेडिंग में जो फायदा होता है, प्रॉफिट कुड नॉट बी टेकन इनटू P&L, लॉस हैज टू बी टेकन टू P&L. ये एक प्रूडेंशियल मेजर की तरफ से RBI ने पहले अभी रखा है, उसको चेंज करके नाउ प्रॉफिट आल्सो कैन बी टेकन इनटू P&L. अभी ये फायदा है बॉन्ड डेरिवेटिव्स में, क्योंकि व्हेन यू बाय अ बॉन्ड हम इमीडिएटली स्वैप करके उसको हेज करते हैं, और जब प्राइसेस बदलते हैं स्वैप मार्क टू मार्केट होता है, लेकिन बॉन्ड अगर हेल्ड फॉर ट्रेडिंग में है वो मार्क टू मार्केट नहीं होता है. इसके वजह से डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग में डेप्थ नहीं आता था, अब वो भी आएगा. तो I think along with this बड़ा इन्वेस्टर एंड ह्यूज वाइडनिंग ऑफ बॉन्ड मार्केट, एक डीपनिंग का सुविधा भी RBI ने ऑलरेडी स्टेप्स अनाउंस कर चुका है. इसलिए आई थिंक गुड डेज फॉर द बॉन्ड मार्केट. बिल्कुल. तो बॉन्ड मार्केट और मैच्योर होगा, बड़ा होगा, और उसके अंदर डेप्थ आएगी, जो हम लोग हमेशा कहते थे. मुझे ध्यान है, मैं आपके रूम में आके हमेशा पूछता था कि इसमें क्या होने वाला है. तो अच्छा, ये मेरे लिए सरप्राइजिंग खबर थी. मुझे नहीं लग रहा था कि इतनी जल्दी आएगा. आपको लग रहा था कि आने वाला है, कुछ ऐसा अंदाजा था क्या? निकल बहुत था
कल चैटर, ये लास्ट वीक जब ये चैटर था तब हमें लगता था अरे ये तो हर अगस्त सितंबर में होता है हाँ। लेकिन थोड़ा उसमें ज्यादा भरोसा करने का टेंडेंसी था, क्योंकि यू कांट कीप अ कंट्री अंडर वॉच फॉर अ लॉन्ग टाइम। और अगर अभी अंडर वॉच तो नहीं रखने का, ऑलरेडी इंडेक्स वॉच में आ गया है, यू हैव टू आइदर रिजेक्ट और इंक्लूड। और ये वक्त में किसको हिम्मत है रिजेक्ट करने को, व्हेन इट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, व्हेन यू टू अदर बिग components in the bond market are almost uninvestable. Russia is uninvestable क्योंकि वो sanctions का country है। चाइना में तो अभी ग्रोथ बहुत मुश्किल में चल रहा है, तो वो भी इंडेक्स में मतलब जरा ढीला। ये अच्छा डायलॉग है, किसकी हिम्मत है जो इग्नोर करेगा। हाँ, यू कैनॉट। संदर्भ भी ऐसा है, जियोपॉलिटिक्स इज इन आवर फेवर, ग्रोथ इज इन आवर फेवर, तो ये इंक्लूड करना ही करना था। इसलिए लास्ट वीक का चैटर भी थोड़ा सीरियस लगा। कल का चैटर तो लाइक इट वाज ऑलमोस्ट, हमको ट्रेडर्स कह रहे थे कि फॉरेन फंड्स आर टेकिंग अ बेट, तो डू दे नो समथिंग। तो कल बहुत, और फेड की इतनी हॉकिशनेस थी, अपने की बॉन्ड यील्ड हिल नहीं रही थी। ये मेरे को भी लगा एक बार। लास्ट 1 आवर जब फॉरेन मार्केट्स खुले तब हमारे इंप्रूव हुए, आवर बॉन्ड यील्ड्स फेल, आई मीन वी गेन। मैं इस बात को बड़ा सरप्राइज था कि वहां 5 साढ़े 4 क्रॉस हो रहा और यहाँ एकदम स्टैंड स्टिल, कोई हिल ही नहीं रहा है। तो ये आप सही कह रहे, कुछ तो हो रहा था। हाँ, तो वो चैटर कल सीरियस लग रहा था। ओके, अच्छा अब अगला क्वेश्चन फटाफट। इक्विटी मार्केट वाले भी हमारे बहुत इस चर्चा को भी सुन रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या असर होने वाला है इस बॉन्ड मार्केट की बहुत स्ट्रांग होने से? ओके, फर्स्ट हम इक्विटी के नजरिए से देखते हैं, फिर कॉमन इन्वेस्टर जो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स हैं उनके नजरिए से देखेंगे। ये इक्विटी इन्वेस्टर को जनरली अगर कॉर्पोरेट इंडिया का कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा तो एक प्रोडक्टिविटी मार्जिन्स बढ़ेगा ना, बिकॉज एक कॉस्ट कम हो जाता है, तो एट द नेट लेवल वो जरूर असर दिखेगा, क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट इज लाइकली टू बी अ लिटिल लेस देन व्हाट इट वाज बिफोर द इंक्लूजन। हमने बता दिया कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स का कॉस्ट कम हो गया तो corporates will pay less. So that is a general for all leveraged companies, ये एक एडवांटेज है। लेकिन खास करके बैंक्स को एक इमीडिएट एडवांटेज है, क्योंकि उनके इन्वेस्टमेंट बुक में ऑलरेडी 23% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स है, तो अभी वो मार्क टू मार्केट होंगे, उसमें उनको गेन्स मिलेगा, क्योंकि बाय सितंबर 30 तो मिल जाएगा सितंबर 30 तक। अभी आज तो थोड़ा नीचे में सेलिंग आ गया, मतलब बॉन्ड प्राइसेस के ऊपर में सेलिंग आ गया, लेकिन नेक्स्ट वीक फ्रेश इन्वेस्टर्स विल कम। और ये थर्ड फैक्टर है जो हमको ऐड करना था। हमने कहा पैसिव इन्वेस्टर्स इनटू जेपीएम इंडेक्स, पैसिव इन्वेस्टर्स इनटू बार्कलेज, ब्लूमबर्ग एंड फुटसी इंडेक्स। एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं, एक्टिव जो एक्टिवली मैनेज करते हैं, जो पैसिव फंड्स नहीं है, उनको जून की क्या डेडलाइन पड़ी है? एग्जैक्टली, वो तो अभी करेंगे। अभी बॉन्ड मार्केट में अनुमान है कि एट द मोमेंट there is about $2 billion in Indian government bonds, some 18,000 crore. That will increase to $10 billion by June itself. तो ये एक्टिव फ्लोज अभी आ सकते हैं, इसीलिए बॉन्ड इन बैंक्स को फायदा हो सकता है। मेरे ख्याल से अभी जो 7.06 गया था आज 10 ईयर बॉन्ड, शायद सितंबर तक बहुत नीचे जाने की संभावना नहीं है, फिर भी 7 के आसपास। 7.05 they are anyway in the money, but next quarter already in the fourth quarter borrowing falls. तो fourth quarter में definitely फायदा होगा, and you are getting closer to the deadline. तो और एक्टिव फंड्स आएंगे। लोगों का मानना है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि तभी 6.85 भी जा सकता है, तो मार्क टू मार्केट गेन्स है। तो बड़ा फायदा बैंक को होने वाला है। अब वो आप थोड़ा ढूंढिएगा किसका बॉन्ड पोर्टफोलियो बड़ा है, कहाँ कितना आपको फायदा हो सकता है। एक छोटा सा ब्रेक, अभी और सवाल है लता मैम से, वो भी सुनेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। जो हमारे देश को एक बड़ा बूस्ट मिलने वाला है बॉन्ड मार्केट को, उस पर हम बातचीत कर रहे हैं लता मैम से, जिससे समझ रहे हैं कि क्या क्या होने वाला है। एक मैम सवाल, हमने काफ़ी सवाल पूछे, अब थोड़ा सा और डीप में जाते हैं। बॉन्ड यील्ड बड़ी वोलेटाइल हुई कुछ समय के लिए, आरबीआई के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा कि वो बैलेंस क्रिएट करे, तो क्या जी-सेक में सेलिंग करेंगे? उनका बिगर चैलेंज शायद करेंसी में होगा, क्योंकि सेंट्रल बैंक्स नॉर्मली अपने करेंसी को वीक ही रखना चाहते हैं। ये इसके 2 रीजंस हैं। अगर हमारा करेंसी स्ट्रांग है तो इंपोर्ट्स चीप हो जाएगा। अगर आप समझो छतरी खरीद रहे हैं और वो $2 है, इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 83 इफ यू मल्टीप्लाई इट बाय 73 तो वो सस्ता हो जाएगा। देन लोकल कंपनीज विल हैव अ प्रॉब्लम। सो
इंपोर्ट्स विल बिकम चीपर, वो कंपटीशन होता है, और एक्सपोर्ट्स विल नॉट सेल, वो महंगा हो जाता है. दैट इज व्हाई मोस्ट कंट्रीज विल लाइक देयर करेंसी टू बी चीपर. और इंडिया का सबसे ज्यादा डेफिसिट चाइना से है, और चाइना का करेंसी भी लगातार डेप्रिशिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ देयर ओन प्रॉब्लम्स. नॉर्मली 10 to 11 रुपीज लगता है एक रेनमिनबी खरीदने में. बहुत साल तक 10 था, अभी थोड़ा 11 हो गया है. इंडियन गवर्नमेंट वो रेंज को बदलने नहीं, आई मीन आरबीआई वो रेंज को ज़्यादा बढ़ने नहीं देंगे. इसीलिए मुझे लगता है कि वो जब डॉलर का बड़ा फ्लो आएगा तो वो डॉलर को खरीद लेंगे और रिजर्व्स को बढ़ाएंगे. एंड शायद वो लिक्विडिटी को और कोई किस्म से, यू नो, दे विल नॉट इवन वांट द बॉन्ड यील्ड टू फॉल टू मच, तो वो शायद बॉन्ड भी बेचेंगे अपने बॉन्ड बुक से. दोनों हो सकता है, डॉलर भी बेचेंगे, लेकिन डॉलर बेचने का टाइम होता है, यू नो, तभी इंटरनेशनल संदर्भ कैसा है वो देखना पड़ेगा. बॉन्ड तो अपना हाथ में है, तो वो बॉन्ड भी बेचने का काफी चांस है. दे डोंट वांट वॉलेटाइल मूव्स इन द मार्केट. तो इसका मतलब आरबीआई थोड़ा चैलेंजिंग टाइम होगा. आरबीआई के मार्केट्स टीम को बहुत बड़ा चैलेंज है. बहुत बड़ा चैलेंज. अच्छा, एक बिग क्वेश्चन और, चूंकि डॉलर इनफ्लो बहुत आएगा हमारे पास और करेंसी हमारी बाय डिफॉल्ट स्ट्रांग होगी, तो एक्सपोर्ट को लेकर के या जो हम बहुत सारे प्लान्स रखते हैं, और अभी आपने कहा कि सेंट्रल बैंकर्स चाहते हैं करेंसी उनकी वीक रहे, इसको कैसे करेंगे? एक ट्रेड ऑफ नहीं हो जाएगा ये? वो मैक्रो का ट्रेड ऑफ इतना नहीं होगा. इट्स अ पॉजिटिव चैलेंज इतना अनमैनेजेबल नहीं है. मैनेज हो जाएगा. आरबीआई इज एन एक्सपर्ट इन द मार्केट. आई मीन दे हैव लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज, और देयर आर वेरियस वेज इन विच दे विल बी एबल टू एंश्योर दैट द रूपी डज नॉट अप्रिशिएट टू मच. ये मुझे इतना बड़ा चैलेंज नहीं लगता है. एक दूसरा किस्म से आरबीआई सोच सकता है. उनको ये, यू नो, फुली एप्लीकेबल बॉन्ड्स, फार बॉन्ड्स, ये उससे उनको उतना मोह नहीं है, बिकॉज वी बिकम काइंड ऑफ स्लेव टू ग्लोबल ट्रेंड्स, बिकॉज ग्लोबल इन्वेस्टर्स आर बाइंग मोर. तो रिजर्व बैंक आफ्टर अ बिट, अभी तो बहुत कम है, only $2 billion, हमारे just 2% is owned by foreigners, maybe 10% तक जाने देंगे. उसके बाद they will advise the Indian government to stop issuing FAR bonds. They will not allow more money to come in because उनको हमेशा ये डर रहता है कि the tail will wag the dog. ग्लोबल yields बहुत वॉलेटाइल हो जाएंगे, हमारे yields मूव होंगे, तो हमको ना, वी डोंट हैव अ सोशल सिक्योरिटी नेट. वेरी स्मॉल पीपल हैव टेकन फ्लोटिंग लोन्स, होम लोन्स, तो इतना वॉलेटिलिटी वो नहीं चाहेंगे. इसलिए एक हद के बाद, अभी हम उससे बहुत दूर हैं. इट इज नॉट लाइक टुमारो आरबीआई से बस फार बॉन्ड्स इश्यू मत करो. आई एम सेइंग इन कोर्स ऑफ टाइम रिजर्व बैंक विल से बस अभी और हमको डॉलर, डोंट ओपन द डोर्स टू वाइड, we must retain our control over our markets. अच्छा, एक और मन में सवाल, क्या कोई हिडन इन्फ्लेशनरी प्रेशर हम देख सकते हैं क्या? तो ये तो डिफ्लेशनरी है, क्योंकि अगर डॉलर, इंडियन रुपी स्ट्रांग हो जाएगा तो इंपोर्ट्स चीप हो जाएगा. सो दैट वे ये मूव के वजह से इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए. इस मूव की वजह से हमारी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल घटेगी, और उसके बाद जो हम, अच्छा, यू मीन बहुत सारे लोग लोन लेंगे? एग्जैक्टली. तो हाँ, लेकिन अब वो आरबीआई के पास काफी टूल्स है. पहले तो वो अभी इन्फ्लेशन, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग का रेजिम एकदम बिकम अ पार्ट ऑफ द डीएनए ऑफ द इकोनॉमी. तो वो इन्फ्लेशन को एकदम क्लोजली फॉलो करेंगे. आरबीआई इज ऑल्सो वेरी क्लियर अबाउट वेदर देर इज टू मच ओवर हीटिंग इन द इकोनॉमी. अभी देखिए आप, अगस्त में ही उन्होंने देखा कि एक दो बैंक्स ने डिपॉजिट घटाया, अगस्त 10 को उन्होंने सीआरआर बढ़ाया. एग्जैक्टली. सो दे वॉच, यू नो, वेरी केयरफुली. और अभी भी उनके मन में, मेरे ख्याल से, दे वांट टू टाइटन लिक्विडिटी इवन मोर. तो अभी भी, यू नो, नॉर्मली इंटर बैंक पे जब बैंक से लेती है, द रेट शुड बी रेपो रेट. रेपो रेट का सैंक्टिटी क्या है? इट शुड बी द वन डे रेट. अभी आपको क्या लगता है चल रहा है? 6.75 चल रहा था, 6.8 भी गया एडवांस टैक्स टाइम. आरबीआई ने इंटरवीन नहीं किया. They wanted to go up. And they will continue to keep that pressure up unless they are very sure that inflation is behind us. So I would think उनका again काम बढ़ गया है, challenges बढ़ गया है, but they are past masters at it. So I wouldn't worry too much about inflation because of this. We may have to worry about inflation in a structural way कि you know, oil is expensive, there is aging of European civilization, all of us have to invest more in green energy and de-emphasize fossil. अभी ऐसे capex plan के वजह से, you know, inflation can be a structural issue.
अभी लुक एट व्हाट फेड हैज डन. फेड का टर्मिनल रेट जो ये फेड के मीटिंग के पहले 2.4 होने वाला था, अभी 2.9 ना. दे हैव रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ कट्स. तो उधर भी एक हिंट है कि इन्फ्लेशन इज गोइंग टू रिमेन हायर. सो इन्फ्लेशन इज अ चैलेंज, बट डोंट लिंक इट टू द बॉडी. दे कैन मैनेज इट वेरी बैडली. लता मैम, बहुत शुक्रिया. और बहुत आसानी से मुझे लगता है कि सारे सवाल जो आपके मन में इस खबर को लेकर के उठे होंगे वो हमने एड्रेस करने की कोशिश की है. आगे कुछ और सवाल आएंगे तो हम लोग फिर आगे बैठेंगे, लेकिन आज के लिए आई होप कि आपको इस पूरी खबर का मतलब समझ में आ गया होगा कि क्या असर बॉन्ड मार्केट में होने वाला है और क्या असर इक्विटी मार्केट में होने वाला है. बहुत बहुत शुक्रिया था मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें समझाने के लिए.